अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सुबह की सोच आप देख रहे हैं, मेरे साथ है गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुशामदीद, हैप्पी मंडे और उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज अच्छे से हुआ होगा और मामूलाते ज़िंदगी भी जा रहे हैं। चूंकि अब मंडे है तो अब आज से रवां दवा होंगी, वीकेंड के बाद तो काम शाम शुरू हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारी खबरें भी हैं हमारे पास, खबरें भी हैं और सबसे पहली खबर तो गजल में आपको ये देना चाहता हूँ कि कल संडे था और संडे वाले दिन पाकिस्तान का T20 स्क्वाड अनाउंस हो चुका है और वो T20 स्क्वाड अब मेरे सामने है। थोड़ी देर में आपको वैसे ये मालूम हो चुका है, लेकिन हम ये आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। कप्तान बरकरार हैं अभी तक। वैसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि कप्तान मुकर्रर कर दिया गया, हालांकि मुकर्रर नहीं किया गया। सलमान अली आगा अभी भी कप्तान बरकरार हैं। उसके बाद स्क्वाड में मौजूद है अबरार अहमद, अगला नंबर है बाबर आजम का, फिर हैं फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नाफिस सरप्राइजिंगली वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल हैं। मोहम्मद नवाज ऑलराउंडर कैटेगरी में वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल हैं। मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा पहली दफ़ा T20 वर्ल्ड कप खेलते हुए आपको नजर आएंगे। नसीम शाह वर्ल्ड कप के स्क्वाड में मौजूद हैं। साहिबजादा फरहान इस स्क्वाड में मौजूद हैं। साइम अयूब इस स्क्वाड में मौजूद हैं। इसके अलावा शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान और उस्मान तारिक। अब हेडलाइन ये नहीं है कि स्क्वाड अनाउंस हो चुका है, हेडलाइन ये है कि पाकिस्तान ने जाना है, खेलना है या नहीं। पाकिस्तान ने जाना है या नहीं, लेकिन इसके अलावा भी स्क्वाड में भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि बड़ी चौंका देने वाली हैं। जब से हारिस रऊफ का डेब्यू हुआ है, ये पहली दफा होगा कि हारिस रऊफ अपने डेब्यू के बाद किसी भी T20 वर्ल्ड कप में शामिल नहीं होंगे। वो T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के टॉप विकेट टेकर हैं। अभी BBL हो रहा था, बिग बैश लीग, वहां पे भी हारिस रऊफ टॉप विकेट टेकर थे। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान को भी T20 वर्ल्ड कप में शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा सुफियान मुकीम को वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। अब्बास आफरीदी को वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। और हारिस रऊफ के हवाले से बताते चलें कि वर्ल्ड कप्स में हर 16 गेंदों के बाद वो एक विकेट लेते थे। तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको शामिल होना चाहिए था, नहीं। ये तो है ना हारिस रऊफ के फैंस जो कहते हैं कि वो BBL में विकेट्स लेते थे, हर 16 गेंदों के बाद विकेट लेते थे। लेकिन जो हारिस रऊफ के क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि ये हर क्रूशल वक्त में पाकिस्तान को धोखा देते थे। जब 18 में 48 देना होता था, वहां पे हारिस रऊफ जाके छक्के खाते थे। जब कोहली से छक्के खाने होते थे, वहां पे हारिस रऊफ खाते थे। एशिया कप में हारिस रऊफ ने पाकिस्तान को मैच हरवाया, ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक कैच ड्रॉप करके हसन अली ने किसी जमाने में पाकिस्तान को मैच हरवाया था और उसके बाद वो टीम से बाहर हुए थे। और ये वो एशिया कप का मैच है जिस मैच के बाद उन्होंने प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं किया था और माइक हैसन ने फैसला किया था कि आज के बाद हारिस रऊफ हमारी T20 टीम में शामिल नहीं होगा। वो वक्त है और आज का वक्त है हारिस रऊफ टीम में शामिल नहीं हो सकते। स्क्वाड का तो हमने अनाउंसमेंट कर दी, आज ये भी तो फैसला होना है पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला कि हमने सॉलिडेरिटी के लिए बांग्लादेश के साथ जाना भी है या फिर नहीं, क्योंकि जाएंगे क्योंकि मोहसिन नकवी साहब कह रहे थे ना कि हमें नहीं जाना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब मेरे ख्याल है प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात करके मुझे ये लगता है कि प्राइम मिनिस्टर उनको कहेंगे कि आप बांग्लादेश के साथ राब्ता कीजिए, जो राब्ता ऑलरेडी वो उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ कर चुके हैं। और बांग्लादेश आई थिंक सो ये पाकिस्तान को नहीं कहेगा कि आप हमारी वजह से वर्ल्ड कप का बाइकआउट करें। हाँ, इसका फायदा ये हो सकता है कि आप अगर उनके साथ सिर्फ मुलाकात कर लें, सॉलिडेरिटी तो आपने कर दी है, तो बांग्लादेश का जो 20 करोड़ अवाम है वो भी पाकिस्तान टीम के पीछे खड़ी होगी। कहा कि हमारे पास ए प्लान भी है, बी प्लान भी है। ऐसा भी हो सकता है कि हम जाएं लेकिन इंडिया के साथ मैच ना खेलें, ऐसी भी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। ए बी प्लान तो उन्होंने पेश कर दिए। आई डोंट थिंक सो कि अगर वो इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे तो ये वर्ल्ड कप का जितना भी रेवेन्यू है ना वो इफेक्ट हो जाता है। अब ये बात है, वैसे कितनी अनफॉर्चुनेट सी बात है कि बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, भारत हो, कितना रेवेन्यू जनरेट होता है और एक तादाद है शायकीन की जो कि मैचेस को एंजॉय करते हैं, देखते हैं, लेकिन इस चीज़ को इतना पॉलिटिसाइज कर दिया गया है कि मैच का सारा मजा ही फीका कर दिया गया। खैर, देखते हैं आज इस हवाले से भी क्या फैसला होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अपनी सोशल स्टोरीज का आगाज करते हैं और सबसे पहली जो स्टोरी है वो ये है कि जालसाजों ने अब गुल प्लाजा सानहे को भी कमाई का जरिया बना लिया। हुआ कुछ यूं कि गुल प्लाजा यूनियन के सदर तनवीर पास्ता ने खबरदार किया है कि कुछ अफराद गुल प्लाजा के नाम पर अवाम से फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं, जबकि गुल प्लाजा की जानिब से अवाम से किसी किस्म की माली इमदाद तलब नहीं की जा रही है। तफसीलात जो सामने आई उनके मुताबिक तनवीर पास्ता ने बताया कि गुल प्लाजा ने ना किसी NGO से फंड लिए हैं, ना ही आइंदा किसी गैर सरकारी तंजीम से फंड्स लेने का कोई इरादा है। उन्होंने मजीद ये कहा कि सिंध हुकूमत कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जरिए इमदाद फराहम कर रही है। यूनियन सदर के मुताबिक उनका नाम का गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है और ये अमल खुला फ्रॉड है। उन्होंने वाजे किया कि यूनियन मुकम्मल तौर
तौर पर मौजूद है और जारी तहकीकात मुतल्लिका इदारों के साथ भरपूर ताउन भी कर रही है। देखिए किस तरह से ये लोग हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट। एक तरफ सानिया हो जाता है और दूसरी तरफ हमने वहाँ पे फ्रॉड स्टार्ट कर देना होता है कि अब गुल प्लाजा के नाम पे पूरे कराची में फंड इकट्ठे किए जा रहे हैं और पूरे कराची के अलावा अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनली भी फंड्स इकट्ठे किए जाएंगे। लेकिन गुल प्लाजा की बहाली के लिए जिस तरह से गजल ने आपको बताया कि वहाँ की जो ताजिर कम्युनिटी है वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, वहाँ की यूनियन एग्जिस्ट कर रही है। गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा वादे वईद किए हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह के गवर्नमेंट के वादे वईद थे गुल प्लाजा वापस अपने कदमों में खड़ा हो जाएगा। हाँ, कुछ वक्त ज़रूर लेगा। इसके अलावा से बहुत सारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर गुल प्लाजा के जो मालिकान हैं, दुकानों के मालिकान हैं, उन्होंने अपने ऑनलाइन आउटलेट्स खोल दिए हैं फॉर टू सम एक्सटेंट 6, 7, 8 महीने या 1 साल या 2 साल के अरसे के लिए। लेकिन उसके बाद गुल प्लाजा वापस गवर्नमेंट ही बनाएगी और जितना भी उसका नुकसान है गवर्नमेंट ने कहा है कि वो पूरा करेगी। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको एक ज़बरदस्त खबर देते हैं। क्या आप चाहती हैं कि आपकी उम्र लंबी हो? 100-150 साल? कौन नहीं चाहता। मेरे साथ मौजूद जितने भी लोग सुन रहे हैं वो सब चाहते हैं 100-150 साल होनी चाहिए। हाँ, इतनी या बड़ा थोड़ी सी बुरा हो ज्यादा जाता है, सारा मुंह लटक जाता है, पता नहीं क्या कुछ हो जाता है। लेकिन एक नाम तो बना कर जाऊंगी ना कि इतने साल गजल जी थी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा खवातीन वज़ात, ये जो गजल ने एक बात कही ना कि हर शख्स चाहता है कि उसकी उम्र लंबी हो। साइंसदानों ने लंबी उम्र का राज दरियाफ्त कर लिया। अगर आप लंबी और सेहतमंद जिंदगी चाहते हैं तो ऐसा आसानी से मुमकिन है। बस मुख्तलिफ आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और उनको अपने मामूलात ज़िंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। ये बात अमेरिका में होने वाली एक तिबी तहकीक में सामने आई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की इस तहकीक में 1,11,000 से ज़ायद अफराद को शामिल किया गया था। इन अफराद की सेहत का जायज़ा 30 साल से ज़ायद अरसे तक लिया गया। तहकीक के दौरान इन अफराद की ज़ाती तफसीलात, तिबी तारीख और तर्ज ज़िंदगी के इंतखाब वगैरह की तफसीलात हर 2 साल में इकट्ठी की गई। इनसे मालूम किया गया कि वो मुख्तलिफ वर्जिशें जैसे कि चहलकदमी, जॉगिंग, सीढ़ियाँ चढ़ना, साइकिलिंग, टेनिस या फिर स्क्वॉश वगैरह करते थे या नहीं करते थे। तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि मुख्तलिफ अक़साम की जिस्मानी सरगर्मियों को मामूल बनाने वाले अफराद में किसी भी वजह से जल्द मौत का खतरा लगभग 20% तक कम हो जाता है। महज चहलकदमी को आदत बनाने से किसी भी वजह से मौत का खतरा 17% तक घट जाता है। टेनिस, स्क्वॉश और दीगर खेलों को खेलने से ये खतरा 15%, दौड़ने या फिर वजन उठाने की या वर्जिश करने से 13%, जॉगिंग से 11% और साइकिल चलाने से 4% तक घट जाता है। अगर सीढ़ियाँ चढ़ना आदत बना लें तो किसी भी वजह से मौत का खतरा 10% तक कम हो सकता है। जो अफराद मुख्तलिफ जिस्मानी सरगर्मियों को मामूल बनाते हैं उनमें कबल अज़ वक्त मौत का खतरा 19% तक कम हो जाता है। अमराज़ क़ल्ब, कैंसर और दीगर वजूहात से मौत का खतरा 13 से 41% तक घट जाता है। मुहक्किकीन ने तस्लीम किया है कि तहकीक किसी हद तक महदूद है, लेकिन इसमें लोगों के बयान करदा डाटा पर इन्हिसार किया गया है, जबकि वजह को भी साबित नहीं किया जा सका। मगर उनका कहना है कि इस डाटा से इस ख्याल को तक़वियत मिलती है कि मुख्तलिफ अक़साम की जिस्मानी सरगर्मियों को तवील मियाद मुद्दत के लिए अपनाने से औसत उम्र में इजाफा होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और देखिए पहले तो हम इस पे सेगमेंट्स करते थे ना, आपको बताते थे प्रैक्टिकली कि आपने कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिम जाकर कर लें या जिम नहीं जा सकते तो घरों में कर लें, बेबी स्टेप्स ले लें। अब ये रिसर्च भी बता रही है और रिसर्च से ये बात सामने आई है कि अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपनी ज़िंदगी को आसान कर लेंगे तो आप लंबे अरसे तक जी सकते हैं और फिर आप भी एक रिकॉर्ड बनाएंगे। जैसे कि मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं भी एक रिकॉर्ड बनाकर इस दुनिया से जाऊं कि मैं इतने साल जीती रही हूं इस दुनिया में। खैर कोई आप मुझे याद तो करेंगे ना मुझे याद तो करेंगे। तो जी इस तरह से वर्जिश वैसे भी बहुत ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को फिट रखने के लिए, तो ये आप ज़रूर अपनाएं। आगे बढ़ते हैं जी, खबर देते हैं आपको। गुज़िश्ता 2 दिन से ये हेडलाइंस चल रही हैं, यकीनी तौर पर आपने देखी भी होगी। हाँ, ख़वातीन बहुत खुश होंगी इससे, क्योंकि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में तलाक, दूसरी शादी की धमकी समेत घरेलू तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ और रोकथाम से मुतल्लिक अहम कानून मंजूर कर लिया गया है। मुश्तरका इजलास हुआ जिसमें शर्मिला फारूकी का पेश करदा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2025 की मंजूरी दी गई, जिसका इत्तलाक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में होगा। और इस बिल में क्या कुछ था जी? घरेलू तशद्दुद से मुराद जिस्मानी, नफ्सियाती और जिनसी ज़्यादती है। इस कानून के तहत बीवी को घूरना, उसे तलाक या दूसरी शादी की धमकी तक देना
और उसकी मर्जी के खिलाफ घर में दीगर अफराद के साथ रहने पर मजबूर करना भी काबिले सजा जुर्म करार दे दिया गया है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2025 का इतलाक बीवियों, बच्चों, बुजुर्ग खानदान के अफराद, मुंह बोले रिश्तेदारों, ख्वाजा सरा अफराद और एक ही घर में रहने वाले दीगर अफराद पर भी होगा। और कानून के मुताबिक बीवी, बच्चों या घर के दीगर अफराद के साथ बदसलूकी, उन्हें जज्बाती या फिर नफ्सियाती तौर पर हिरासा करना भी जुर्म तस्वुर किया जाएगा, जिसकी सजा 6 माह से 3 साल तक कैद और 20,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ये वैसे सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि दो चीजें इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो ये है कि इसका इत्तलाक इस्लामाबाद में होगा, और दूसरा इंटरेस्टिंग अच्छा, आपने ये चीज नोट की। दूसरा इंटरेस्टिंग पहलू इसमें ये है कि बीवी को अगर घूरेंगे आप तो आपको सजा हो जाएगी। अब लेट्स सपोज अगर मैंने बीवी को घूरा है और उसके बाद मेरी बीवी घूरने पे पुलिस स्टेशन चली गई है एफआईआर कटवाने के लिए, तो वो किस तरह से साबित करेगी कि मेरे शोहर ने मुझे घूरा है। और उसके अलावा अगर ये इत्तलाक की आप बात करते हैं कि लेट्स सपोज इसका इस्लामाबाद में इत्तलाक होता है, तो मैं क्योंकि मरी वाला हूं तो मैं अगर 17 मील से थोड़ा सा आगे जाके घूरना भी स्टार्ट कर दूंगा, तशद्दुद भी करना स्टार्ट कर दूंगा, अनफॉर्चुनेटली जो नहीं करता कोई भी। सो ये एक बड़ा अजीब और गरीब सा इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी बना हुआ है कि सिर्फ वफाकी दारुल-हुकूमत। तो फिर यार ऐसी बातें कि ये एक सिटी ऑफर बनती जा रही है ना कि इस्लामाबाद में आप रहेंगे तो आप इन कयूद के मुताबिक रहेंगे, रूल्स मिलेंगे, उसमें रूल्स आपके होंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन ये एक हेडलाइन इस वजह से भी बन रही है कि घूरना, मतलब यार आप सख्ती से किसी को घूर दें, आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी, आपको जुर्माना हो जाएगा। ये भी हो सकता है कोई वैसे तंग है, कोई वैसे तंग है और जाके वैसे शोर पे इल्जाम लगा दे, मुझे ये घूर रहा है, इसको अंदर करो। हाँ, बिल्कुल। तो ये चीजें बहुत सारी मैटर और उसको फिर पुलिस एक्सप्लॉइट करेगी, अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ये चीजें भी देखनी होंगी। ये बिल तो पेश कर दिया, लेकिन अब इसमें आगे क्या इसका वे फॉरवर्ड है वो भी थोड़ा सा तलाश करके वो भी एक्सप्लेन करना होगा लोगों के लिए, ताकि क्लैरिटी हो जाए। तो ये थी जी आज की हमारी सोशल स्टोरीज। बिल्कुल ऐसे है खवातीन वज़ात। आगे बढ़ते हुए अब मरी और गलियात का रुख करते हैं। मरी और शदीद बर्फबारी का सिलसिला आर्जी तौर पर थम गया, ताहम दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिरने के बायस हर सू बर्फ की सफ़ेद चादर बिछी हुई है। बर्फबारी रुकने के बाद रास्ते खुलने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ पीडीएमए के मुताबिक 26 यानी कि आज और 27 जनवरी को मरी और गलियात में मजीद बर्फबारी की पेशगोई की जाएगी, जिसके पेश नज़र इंतजामिया अलर्ट है और शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत की गई है। मरी की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है हंजला अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया हंजला फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये बताएं कि इस वक्त मरी की कंडीशन है, वेदर कंडीशन के हवाले से भी बताइएगा, और जो टूरिस्ट वहाँ पर पहले से मौजूद है उनके हवाले से भी बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इस वक्त मलका कुसार मरी का मौसम इंतहाई ज़बरदस्त है। 2 दिन से दिन को बहुत अच्छी धूप रहती है और दर्जा हरारत भी दिन के वक्त तो ठीक होता है, लेकिन शाम होते ही जो है ना सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। मैं आपको बताऊं कि मलका कुसार मरी में शायद 2022 के बाद पहली दफा इतनी अच्छी बर्फबारी हुई है, और इम्कान नहीं रहा था कि जिस तरह बातें चल रही थी कि अब तो जो सर्दियां हैं वो खत्म हो रही हैं, जनवरी का महीना और बर्फबारी तो ना हो सकती, लेकिन इस बर्फबारी ने जहाँ पर सियाहों और मरी के लोगों के लिए वो शाइन थी, वहां पर इससे बहुत से आबी मसाइल जो हैं वो भी खत्म होंगे। तो जो ही बर्फबारी स्टार्ट हुई तो मैं आपको बताऊं कि तवक्को नहीं थी इतनी शदीद बर्फबारी होगी, लेकिन बर्फबारी के साथ साथ जिस तरह इंतजामिया ने काम किया है, हाँ लोगों को मुश्किलात जरूर हुई हैं, जिस तरह लोगों को रोका गया ग्रांट रूल प्लाजा इस्लामाबाद इंतजामिया की तरफ से, लेकिन इसमें ये डिबेटेबल था। लोगों ने ये तबसरा भी किया कि इससे बेहतर इंतजाम हो नहीं सकते थे। अगर इतने ज्यादा लोग मरी चले जाते तो फिर से कोई इस तरह का नाखुशगवार वाकया हो सकता था। लेकिन हंसला अब वो वाकया तो हो गया, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि इस पहलू को आपने छेड़ दिया तो मैं इस हवाले से बात करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ मरी की इंटरेस्ट नहीं थी। यहाँ से कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के लोग भी ट्रैवल करते हैं, यहाँ पे दीरकोट के लोग, ज़िला बाग के लोग भी ट्रैवल करते हैं, यहाँ पे अटमुकाम, केल, शारदा और अड़न केल तक यही रास्ता इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो दीरकोट, ये तमाम तर इलाके हैं जो कि मुतासिर होते हैं। कोई ऐसा प्लान नहीं हो सकता था कि आप मरी की डाइवर्जन को कि लोअर टोपा से बंद कर दें और ये तमाम ट्रैफिक आप लोअर देवल वाली साइड से इसको थ्रू कर देते? मतलब बड़ा अजीब और गरीब सा इंतजामिया ने हैंडल किया सारे मामले को। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसमें यह है कि 4 से 5 घंटे में खुद फंसा रहा हूँ वहाँ पे। मैंने वहाँ से रिपोर्ट भी किया है सारा कि मरी के जो लोकल लोग थे वहाँ पर, मतलब ऐसे हमारे जानने वाले लोग थे जिनके जनाजे रखे थे एम्बुलेंसेज में, वो भी वहाँ पर रुक गए और सारे लोग बुरी तरह फंस गए थे। इनको इस तरह करना चाहिए था कि मरी के लोगों को किसी सूरत नहीं रोकना चाहिए था। आगे कश्मीर की जो गुड सर्विसेज हैं इन लोगों को किसी सूरत नहीं रोकना चाहिए था। अगर सियाहों के लिए डाइवर्शन भी मरी में नहीं होनी चाहिए थी,
वो इस्लामाबाद में जहाँ से सेंटर और जो लाहौर से आ रहे थे कहीं से भी, वहां पर उनको आगाह किया जाना चाहिए था। जहाँ जहाँ से मोटरवे से उतर रहे थे कि आप मरी की तरफ मत जाइए, मरी में हालात ठीक नहीं है, आपको जाने नहीं दिया जाएगा तो आप खराब होंगे। ऐसे ये चीजें पहले से जो है ना सारी सेट होनी चाहिए ताकि कोई भी इस तरह के हालात में आए ही ना। जब वो सारे लोग आ जाते हैं, उन्होंने ट्रैफिक कंप्लीट बंद कर दी कि ऑर्डर है। अब यहाँ पर इस्लामाबाद इंतजामिया का कहना है कि मरी की जो इंतजामिया उसमें हमें कहे कि आप किसी को इंटर ना होने दें। अगर दूसरे से बात करें वो कहते हैं मोटरवेज ने बंद किए, कोई जिम्मेदारी भी लेने के लिए जो है ना तैयार अच्छा, नहीं है। अभी की सूरत हाल बताएं, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि आगे भी अगले दिनों में भी हो सकती है स्नोफॉल। तो कोई ऐसे एरियाज हैं, रिस्ट्रिक्टेड एरियाज, जहां पर ये डिक्लेयर किया गया हो कि आपने आगे नहीं जाना? इस हवाले से भी बताइएगा अभी की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? तमाम तर रास्ते क्लियर हैं? फिलहाल जितने भी रास्ते मजे को सार मरी के सारे रास्ते क्लियर हैं। बल्कि कल पूरा दिन काम किए इंतजामिया, डीसी साहब खुद भी रहे, सैयद बर साहब भी इधर हैं, कमिश्नर साहब भी आए थे, जितने लिंक रोड से तकरीबन वो भी खोल दिए हैं। मरी में इस वक्त प्रॉब्लम था बिजली का, वो भी तकरीबन 95% जो थी वो बहाल कर दी गई थी। तो कुछ इलाके जो थे अभी भी तारीकी में थे, क्योंकि बर्फबारी के बाद क्या को सारमरी में जो सबसे बड़ा ब्रेकडाउन होता है वो बिजली का होता है। बिजली का है। रोटें जो होती हैं वो खुलने में टाइम लगता है, रसाई नहीं होती वापडा की, वापडा वहां तक पहुंच नहीं सकता। तो फिर जहाँ पे दरख्त टूटते हैं या तारें गिरती हैं उसकी वजह से ये मसाइल पैदा हो जाते हैं। मरी में कोई खास इस तरह की जगह नहीं है जाने से रोका, लेकिन ये अब हम देख सकते हैं जून ही मलका को सार मरी में बर्फ स्टार्ट होगी तो इंतजामिया सबसे पहले जो रास्ते बंद कर देगी। जब वो लोग इस वजह से कि अंजला कोई मैकेनिज्म नहीं होता, लेकिन कुछ क्या सराइयां की जा रही हैं कि आप बेहतर बता सकते हैं आपने, क्योंकि वहां से रिपोर्ट भी करते रहे कि मरियम नवाज उस वक्त मरी में मौजूद थी, नवाज शरीफ साहब मौजूद थे, उनकी फैमिली मौजूद थी, इस वजह से बंद किया गया तमाम तर रास्ता ताकि उनको मॉल रोड में फिरने में आसानी हो। देखें, इससे पहले न्यू ईयर नाइट पे भी मरी में यही सीन था, 144 लगाया गया। मतलब इससे पहले नहीं होता, 14 अगस्त का मौका था तब भी मलके को मरी में 144, लेकिन वो फेमिनिस्ट के लिए वो एक और चीज थी। इस दफा नवाज शरीफ साहब ने बल्कि मार रोड की सैर भी की है। उनके नवाज से अपनी जुनैद सफदर जो अपनी फैमिली के हमरा मौजूद थे वहां पर बर्फबारी में गए, कॉफी वगैरह पी और फिर वापसी गए। फिर नवाज शरीफ साहब वहीं पे क्याम कर रहे थे काफी दिनों से। तो हो सकता है कि यहाँ सराइयाँ चल रही हैं। अच्छा हंजिला, मुझे लास्टली ये बता दें कि अब आपने बात की थी बिजली के हवाले से, तो मुझे याद आया कि होटल्स के हवाले से भी बताइएगा। क्या लोकल होटल्स तमाम बुक्ड हैं वहाँ पर, या जो मजीद टूरिस्ट जाते हैं उनको भी मुश्किलात का सामना होता है? जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत इंफॉर्मेशन थी। जो इंफॉर्मेशन आगे किसी हायर अथॉरिटी को देगा उन्होंने वही शाया करनी है। बल्कि को सारमरी में तकरीबन उन दिनों भी सारे होटल्स खाली थे। कारोबारी जितना भी हल्का, उसको हमने लिखा भी है, बोला भी है कि कारोबारी हल्का जो इंतहाई मायूस है कि खर्चे बढ़ रहे हैं। ठीक हो गया, मतलब ये झूठ बोला जा रहा था आवाम से कि तमाम होटल्स को बंद कर दिया गया क्योंकि वो फुल है। अंजला अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। अंजला, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आगे बढ़ते हैं और हुंजा के हवाले से बात करते हैं। हुंजा के बालाई इलाके जो पर्सन में शदीद बर्फबारी से जलजला मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा देखा जा रहा है। जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब शुरू होने वाली मुसलसल बर्फबारी के बायस मौसम इंतहाई सख्त हो चुका है, जबकि खेमों में रिहाइश पजीर मुतासरा खानदान शदीद सर्दी, बुनियादी सहूलियात की कमी और दुश्वार हालात का सामना कर रहे हैं। इसी सूरत हाल के पेश नज़र ज़िले इंतज़ामिया मुतासरीन की आर्जी मुंतकिली पर गौर कर रही है, जबकि हुकूमत की जानिब से वादी चौपर्सन के 3 देहात जिसमें जोतखून, सितमर्ग और स्पांज को बाकायदा आफत ज़दा करार दे दिया गया। याद रहे कि गिलगित बल्तिस्तान में पीर के रोज़ 5.9 शिद्दत के जलजले ने लोगों में खौफ और बेयकीनी फैला दी थी। बिल्कुल जी, और इसी पर बात करने के लिए किरण कासिम हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये बताएं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, स्नोफॉल भी, फिर उसके बाद जलजला भी हुआ, कितनी ब्लॉकेज है वहाँ पर, फिर इसके साथ साथ नुकसान कितना हुआ? थैंक यू सो मच गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ बनने के लिए आपकी टीम का। देखा जाए तो गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त शदीद मौसमी हालात में है यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा जब मैं वादी हुंजा की बात करूँ जो गिलगित से 112 किलोमीटर जो चुपुरसन है वहाँ वाक़ है, और इस वक्त भी मौसम जो है वो शदीद सर्द है, बर्फबारी हो रही है। जो बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जो है वो 26 तक जारी रहेगा महकमे मौसमियात के मुताबिक। और वहाँ की सूरत हाल ये है कि जो वादी चुपुरसन है हुंजा का बहुत ही खूबसूरत वादी है और तारीखी लिहाज से भी इसकी बड़ी अहमियत है। यहाँ पे 19 तारीख को जलजला आया, जिसकी वजह से वहाँ के जो 3 गाँव थे जो मुकम्मल तौर पर वहाँ के जो मकानात है वो
मुतासिर हो चुके हैं। और सबसे जो पहला जो आखिरी गाँव था जो सरहद पर भी है, वादी हुंजा की, जिसको जुदखुन कहते हैं, इस गांव में 100 के करीब मकानात हैं जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, या उस दीवारों पे दरारें आ चुकी है और वो वहाँ पे रहने के काबिल नहीं है वो मकानात। और दूसरा जो गाँव है शितलवाड़ उसका नाम है, यहाँ पे भी 65 के करीब मकाने थे जो इस वक्त के काबिल नहीं है। और स्पंज भी एक छोटा सा गांव है, इसमें भी 60-70 के करीब मकानात हैं। और इस तरह 150 के करीब जो माल मवेशी खाने थे वो मुकम्मल तौर पर। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। किरण, मुझे ये भी बताइएगा कि अब आपने हमें ज्वाइन भी किया है, तो अब वहाँ की ताज़ा सूरत हाल और फिर साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट और फेडरल की जानिब से कुछ उनकी मदद की जा रही है, इस हवाले से अपडेट दीजिएगा। अच्छा, ताज़ा सूरत हाल जो है, क्योंकि वहाँ के लोग जो है वो खेमों में रह रहे हैं और गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट के पास वसाइल नहीं है कि वो उनकी कोई मदद कर सके। सिर्फ डिजास्टर मैनेजमेंट ने वहाँ पे राशन और टेंट वगैरह तो उनको फराहम किए हैं, लेकिन वो टेंट भी ऐसे नहीं है कि वहाँ पे वो सर्दी का मुकाबला कर सके। तो कम्युनिटी उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हुंजा की एकेडियन के उनके इदारे हैं जिन्होंने उनको वहाँ से रेस्क्यू किया है, बहुत सारे लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करके हुंजा के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, कम्युनिटी ने अपने घर उनके लिए खोल दिए हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से जो इक़दाम होने चाहिए, गवर्नमेंट ने कोई इक़दाम नहीं उठाए हैं और उनके लिए रेस्क्यू करने के हवाले से या उनको हुंजा के अंदर कहीं पे उनके लिए रिहाइश फराहम करने के हवाले से। और इसके साथ फेडरल गवर्नमेंट ने तो पूछा ही नहीं है कि गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि ये ग्रामीण एड पे चल रहा है, क्योंकि इनके वसाइल बहुत ठीक है। ज़्यादा थैंक यू सो मच किरण कासिम, आप हमारे साथ मौजूद थी और ताज़ा तरीन अपडेट्स जो थी वो दे रही थी के हवाले से जो कुछ वहाँ पर नुकसान हुआ और किस तरह से उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। मकामी लोग अपनी मदद आप ही लोगों के लिए मसीहा बने हुए हैं। यहाँ पर लेते हैं जी एक शॉर्ट सी ब्रेक, फिर वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक खवातीन वज़ात। आज दुनिया भर में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी मनाया जा रहा है, जिसका मकसद साफ माहौल, दोस्त और पायदार तवानाई की अहमियत को उजागर करना है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि सोलर, विंड, हाइड्रो और दीगर काबिल तजदीद ज़राए ना सिर्फ आलूदगी कम करते हैं बल्कि तवानाई के बहरान, महंगे ईंधन और मौसमियाती तब्दीली जैसे बड़े चैलेंजेस का हल भी हैं। साफ तवानाई की तरफ सफ़र एक महफूज मुस्तकबिल और बेहतर मईशत की ज़मानत है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम रवायती ईंधन से निकलकर क्लीन एनर्जी की तरफ वाकई संजीदगी से बढ़ रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि साफ तवानाई क्यों ज़रूरी है और इसके फ़वाइद क्या हैं और पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ये कैसे एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। बिल्कुल जी, और इसी पर बात करें मैं ज्वाइन कर चुकी हैं डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा। आप क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच मैडम फॉर योर टाइम। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, जिस तरह से आज इंटरनेशनल डे तो मनाया जा रहा है, लेकिन अगर स्पेशली हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कौन सा सबसे बड़ा चैलेंज है क्लीन एनर्जी के हवाले से? देखिए, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहली बात कि क्लाइमेट चेंज की ये जो एमिशंस हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है पूरी दुनिया में, पेरिस एग्रीमेंट के बाद हम लोग जो है अपने नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस में, जिसको आप एनडीसीज कहते हैं, उसमें कमिट करते हैं कि हम अपनी एमिशंस जो हैं जो ईंधन पे या फॉसिल फ्यूल्स की वजह से या कोयले पे डिपेंडेंट है उसको कम करके जो है हम साफ तवानाई की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान में जाहिर सी बात है हम एक तरक्की पजीर ममालिक में हमारा शुमार होता है और मुल्कों की तरह इसके लिए फाइनेंस रिक्वायर्ड होता है, तो वो फाइनेंस आपके ग्लोबल नॉर्थ या डेवलप ममालिक ने देना है, वो हमें अभी तक उस तरह से कमिटमेंट्स जो है वो फुलफिल नहीं कर पाए, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज ये है कि जाहिर सी बात है कि साफ तवानाई के साथ साथ एनर्जी की जो है एक्सेस उन इलाकों में जहाँ पे एनर्जी नहीं है, फिर उसकी अफोर्डेबिलिटी यानी सस्ती, हर तरह से जो है आप अपने आवाम को कैसे सहूलत देते हैं सस्ती एनर्जी के फॉर्म में, वो उसकी अवेलेबिलिटी, फिर जाहिर है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हम अभी भी ग्रिड पे डिपेंड कर रहे हैं, ग्रिड हमारा एजिंग ग्रिड है। हम सोलर पे, आपको पता है पाकिस्तान में सक्सेस स्टोरी है रूफटॉप सोलर की, जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी तो पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में सक्सेस स्टोरी बन गई कि रूफटॉप सोलर पे इतनी कन्वर्जन हुई, लेकिन फिर भी जब आपका और मसाइल हैं, सर्कुलर डेट के इश्यूज हैं, तो वहां पे आके बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ जाते हैं जिसको ओवरकम करने के लिए पाकिस्तान का पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर जो है वो काम कर रहे हैं।
अच्छा, आपने लास्ट में बात की है रूफटॉप सोलर की। अब मुझे ज़ैनब ये बताइएगा कि रूफटॉप सोलर एक किस्म का आपका क्लाइमेट फ्रेंडली भी है, फिर ये कि किसी भी घर को सेल्फ सफिशिएंट कर देता है। इसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी तो कहीं ना कहीं अब खत्म होती नजर आ रही है। 18% सेल टैक्स भी लगा दिया, लोग 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का सोलर लगवाते हैं। सो लोग तो अपने आप को क्लाइमेट चेंज की तरफ या फिर क्लाइमेट कंट्रोल की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट इसकी हौसला शिकनी करती हुई नजर आ रही है ड्यू टू सर्कुलर दर्द जिसका आपने जिक्र किया। गवर्नमेंट को ऐसा क्या करना चाहिए? देखिए, ये इसलिए हुआ कि हमारी जो एनर्जी प्लानिंग है वो हमेशा से शॉर्ट टर्म या एड हॉक बेसिस पे रही है, और उसकी वजह से जब ये सोलर पे भी सब्सिडी दी गई तो ये देखा ही नहीं गया कि हमारा ये जो सर्कुलर डेट के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए ग्रिड कनेक्टिविटी कितनी जरूरी है, या आईपीपीस की जो पेमेंट के मसाइल हैं वो प्लानिंग भी जब हुई तब लॉन्ग टर्म प्लानिंग को इग्नोर किया गया। अब मसला ये कि उस टाइम तो गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज कर दिया, लेकिन अब आके इसकी सब्सिडी को कम करने के पीछे भी गवर्नमेंट भी मजबूर हो गई। पुरानी हुकूमतों के फैसलों की वजह से ये हुकूमत को उसको रिड्यूस करना पड़ा, क्योंकि जाहिर है आपको सर्कुलर डेट के मसाइल है। तो ये होता है, ये तब मसला होता है जब आप सप्लाई और डिमांड को प्रॉपरली असेस किए बगैर जो है एनर्जी प्लानिंग कर देते हैं शॉर्ट टर्म। और लॉन्ग टर्म, देखिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होती है, आप असेसमेंट करते हैं, मॉडलिंग करते हैं कि अगर ये वाला एनर्जी मिक्स हम लाते हैं अगले चंद सालों में पाकिस्तान की डिमांड किधर जा सकती है, पीक डिमांड क्या है, लोड का क्या मसाइल है। तो ये सारी चीजें तब होती है जब आप इसको असेसमेंट करते हैं। ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग की वजह से हम फेस कर रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है हो रहा है, तो इसलिए क्योंकि हमारी प्लानिंग सही नहीं। अच्छा ज़ैनब, फिर इसमें जिस तरह से अभी आपने बात की ना कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग, अब इसमें तो जिम्मेदारी सबकी बनती है, यूथ की भी बनती है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट की भी बनती है। अगर हम सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर देखें तो हाउस होल्ड या फिर यूथ जो है वो क्लीन एनर्जी के लिए क्या स्टेप्स ले सकते हैं? देखिए, आपके जो यंगस्टर्स हैं वो क्लाइमेट अवेयर यंगस्टर्स हैं आपके, वो जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त क्लाइमेट की वजह से आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अफेक्ट हो रही है, ओवरऑल भी सोशियो इकोनॉमिक या एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के जो पाथवेज हैं वो सारे क्लाइमेट चेंज अफेक्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए आपके यंगस्टर्स जानते हैं कि बिजली की बचत कितनी जरूरी है, आपको जो है वो सोलर एनर्जी पे कन्वर्ट होना कितना जरूरी है। तो वो क्लीन एनर्जी की तरफ उनका है रुझान है। लेकिन अब ये जो टेक्निकलिटीज बीच में आ जाती हैं, जहां पे गवर्नमेंट मजबूर हो जाती है, वहां पे आके शायद वो अवेयरनेस लेवल उस तरह से नहीं आ पा रहा। शायद हम ज्यादा ब्लेम गेम में पड़ जाते हैं इस चीज को अंडरस्टैंड किए बगैर के बैक एंड पे क्या मसाइल है। अभी जो हमारा ये जो पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर है, ये इन्होंने मॉडल्स क्रिएट किए हैं, आईजीसेप मॉडल है जिसपे वो असेसमेंट कर रहे हैं, फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए भी। तो यंगस्टर्स के लिए इस चीज को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, और वो कर रहे हैं। अभी एनर्जी के सब्जेक्ट की तरफ, सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जो है यंगस्टर्स बहुत ज्यादा इस तरफ जा रहे हैं, और तालीम इस करियर को भी इसमें अडॉप्ट करें। जैसे सोलर में करियर्स हैं, क्लीन एनर्जी में करियर्स हैं, ये ग्रीन स्किल्स की बात है, तो वो कर रहे हैं। बहुत से स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं जो इस तरफ जिनका रुझान है एनर्जी एज अ सर्विस की तरफ। तो रुझान तो है, लेकिन जो चैलेंजेस है वो इस वक्त ज्यादा है, शायद इसलिए उस तरह से उनकी सपोर्ट मौजूद नहीं है। अच्छा ज़ैनब, आपने बात की थी कि ये जो सोलर एनर्जी है इसकी तरफ हम जाएंगे तो क्लाइमेट चेंज के लिए बड़ा एक इफेक्ट हो सकता है और हमारा क्लाइमेट इससे संभल सकता है। अब मुझे ये बताइएगा कि लेट सपोज अगर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कदगन लगा देती है जिस तरह से ऑन ग्रिड के ऊपर या फिर हाइब्रिड के ऊपर, तो बहुत सारे लोग हैं जो कि अगर 1 मिलियन एक तरफ खर्च कर रहे हैं एक घर का फर्द, तो वो 1.5 मिलियन खर्च करके पूरे का पूरा इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो उससे तो गवर्नमेंट को और ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उनका तो एंड कंज्यूमर बिल्कुल उनसे अलग हो रहा है। बिल्कुल, ये चैलेंज आ रहा है और आ भी सकता है मजीद। मेरे ख्याल से इस पे अभी भी जो है वो गवर्नमेंट जो है स्टेक होल्डर इनपुट ले रही है कि इसको किस तरह से मजीद हम कंज्यूमर फ्रेंडली अप्रोच के साथ चल सकते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जब ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि आप अपनी आवाम को एतमाद में कैसे लेते हैं। देखिए, अब ये टेक्निकल चीज लोग वो समझते हैं जिनको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरह से ये मामला चल रहे हैं, या आईपीपीज या कैपेसिटी पेमेंट चार्ज के क्या इश्यूज हैं, सर्कुलर डेट के क्या वो चैलेंजेस हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने इतना पैसा लगा दिया, वो उनको जब तक गवर्नमेंट एतमाद में नहीं लेगी, वो तो जाहिर सी बिल्कुल बात है। ज़ैनब, आप सही कह रही हैं, गवर्नमेंट को अब एतमाद में लेना होगा, चैलेंजेस पर काबू पाना होगा, तभी हम इस मसले के हल की तरफ जा सकते हैं। थैंक यू। डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और इन डिटेल हम डिस्कशन कर रहे थे। यहाँ पर एक शॉर्ट सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, मुल्की सियासत को डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और अब हम बात करेंगे मुल्क की सियासत में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की तेजी से बदलती हुई सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात करें तो जहां एक तरफ वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने तीरा ऑपरेशन के हवाले से 2 से 3 दिन में नई हिकमत अमली बनाने का इंदिया दिया है, दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने भी वादी तीरा को खाली कराने की खबरों को बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी करार देकर तरदीद कर दी है। ऐसे में अब ये सवाल है कि हकीकत में तीरा में सूरत हाल क्या है, ग्राउंड पर क्या हो रहा है। फिर दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के इम्कानात पर भी बात हो रही है, सियासी माहौल भी गर्म है, वज़ीर आला इसे नामुमकिन करार दे रहे हैं और नाअहली की कोशिशों का इल्जाम भी लगाया जा रहा है। इसी तनाजुर में हम बानी पीटीआई यानी कि इमरान खान से मुतल्लिक NCCI की अदालत में जमा रिपोर्ट और स्ट्रीट मूवमेंट के दौरान इंतजामी बदहाली जैसे अहम मामलात को भी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ऐसे इसी पे बात करने के लिए शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहला सवाल, जिस तरह से गजल ने अपने इंट्रो में कहा कि CM KP कह रहे हैं कि 2 या 3 दिन में तीरा ऑपरेशन ना रोका गया तो नई हिकमत अमली बनाई जाएगी। हालांकि वफाकी हुकूमत ने वादी तीरा के हवाले से जो फौजी अहकामात हैं, फौजी अहकामात पर उनको खाली करवाना है, उसकी या फिर उन खबरों की तरदीद की है और ये दावे उन्होंने कहा है कि बदनीयती पर मबनी है। सो थोड़ा सा सिचुएशन के हवाले से बताइएगा, एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है इस वक्त? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के बीच उसका फुकदान तो है एतमाद साजी का, और इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो ठीक नहीं चल रही। APC बुलाई थी हमने और उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी, और ये जो ऑपरेशन है इस हवाले से भी जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उसमें पीपल्स पार्टी भी थी, नून लीग भी थी, ANP भी थी, JUI, जमात इस्लामी, PTI, सब ने एक मुश्तरका एलामिया उस पर जारी किया था। लेकिन बदकिस्मती से वफाकी हुकूमत ने उस एलामे का ना तो कोई रद्द-ए-अमल दिया, ना उस पर कोई अमल किया और ना ही कोई जवाब दिया। तो उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें जो है वो लग रही है कि वो ठीक नहीं है। और चूँकि नकल मकानी का सिलसिला शुरू है वहाँ से तीरा से, और लोगों के अंदर खौफ भी है, और दूसरा ये कि जो लोग नकल मकानी कर रहे हैं उनके लिए कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं किया गया था। इससे पहले अगर आप देखें, स्वात के अंदर ऑपरेशन हुआ, वजीरिस्तान के अंदर हुआ, बड़े बड़े ऑपरेशन हुए, लेकिन जब डिसलोकेशन हो जाती है लोगों की, उसके बाद जो आबादकारी का मरहला होता है उसमें फिर वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई ख़ास ताउन नहीं होता। और यही वजह है कि सारा बलबा जो होता है वो सूबाई हुकूमत के ऊपर गिरता है कि लोग फिर डिमांड करते हैं कि जी हमारा घर तबाह हुआ है। तो ये जो कोलेटरल डैमेजेस है, इस हवाले से हमें तशवीश है। हम चाहते हैं कि ये कम से कम हो, शहादतें कम से कम हो, लोकल लोग जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो, और लोकल लोगों के तावन से जो है कोई भी ऑपरेशन हो या कोई भी हो तो लोकल लोगों के तावन से। सर, मुझे आप ये बताइएगा, थोड़ा सा आगे हैं, जिस तरह से सुहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं कि गवर्नर राज का जो निफाज है वो तो बिल्कुल नामुमकिन है और ये सिर्फ उनको नाअहल करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा उनका कहना है। आप क्या समझते हैं जो गवर्नर राज की बातें हो रही हैं, क्या ये सिर्फ सियासी दबाव है या फिर वाकई वफाक इस ऑप्शन पर जा सकता है, और अगर जाता है तो फिर क्या हिकमत अमली होगी PTI की? देखिए, ऐसे तो मुल्क के अंदर कोई रूल ऑफ लॉ तो है नहीं कि हम ये कहें कि जी वो लगा नहीं सकती है। रूल ऑफ लॉ तो नहीं है, यहाँ तो जंगल का कानून हमें नजर आ रहा है। कोई क्योंकि जमहूरियत नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है। बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जो गैर जमहूरी है, जिस तरह अभी जो पीस बोर्ड के अंदर जो शमूलियत का ऐलान किया, तो कौन से पार्लियामेंट से इजाज़त लेकर किया। तो ये है कि उन्होंने अपने खदशात का इजहार तो किया है, क्योंकि शुरू दिन से लेके अब तक उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं और वफाकी हुकूमत आज तक उन पे कोई चीज़ साबित नहीं कर सकी, लेकिन इल्ज़ामात बड़े लगाए हैं। तो जाहिर है उनको ये खदशा तो है कि उनको फंसाया जा रहा है, उनको ये उनके खदशात हैं और चीज़ें सामने नज़र भी आ रही है। तो उन्होंने अपने खदशात का इजहार कर दिया है। बाकी गवर्नर राज का इसलिए कि यहाँ पे एक मैंडेट जो है ठीक हो गया। शौकत साहब हमारे साथ रहिएगा। शौकत की हमारे साथ मौजूद है खवातीन हज़रात। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट से न्यूज़ ब्रेक का। न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन हज़रात। शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, मुझे बताइएगा कि हमने इब्तदाइया में NCCI की रिपोर्ट की भी बात की थी, जिसकी जानिब से अदालत में रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें कहा गया है कि बानी PTI तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे। सो आपके ख्याल में इससे बानी PTI की रिहाई और ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगी? उनके लिए वैसे भी कानूनी मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा हैं।
देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब को तो बहुत सारे केसेस के अंदर रिहाई भी मिल चुकी है, लेकिन उनको रिहा नहीं किया जा रहा। तो ये बातें तो छोड़े, क्योंकि इस वक्त जो अदालतें हैं वो अंडर प्रेशर है, उनके कोई फैसले पे अमल दरामद तो हो नहीं रहा है। ये अदालती फैसला है ना कि इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त है, जाएं मिलें, फलां मिले, लेकिन वो एक वहाँ का अडियाला जेल का सुपरटेंडेंट जो है वो कहता है मैं नहीं मानता, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर इमरान खान को रिहाई मिलेगी तो वो उनके, अगर अदलिया आज़ाद हुई और फेयर ट्रायल हुआ, अभी तक तो फेयर ट्रायल हुआ ही नहीं है, हमें क्या पता हो क्या हो रहा है, कि अभी तक तो जितने उनके वकला हैं उनको मुलाकात की इजाज़त ही नहीं दी जा रही है। तो जब तक वकला नहीं मिलेंगे और केस और जो ट्रायल है वो फेयर नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि इमरान खान क्या चाह रहा है और हुकूमत क्या चाह रही है। तो ये तो एक तरफा कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लोगों को सजाएं हो रही हैं, और मुल्क में आप देख रहे हैं कि अदम सियासी इस्तेहकाम सही, बढ़ता अब जा रहा देखते है। हैं सर क्या होता है। लेकिन अब मुझे थोड़ा सा ये भी, जिस तरह के स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से बात हो रही है, तो क्योंकि देखिए चकदरा में जिस तरह से स्ट्रीट मूवमेंट के दौरान बद इंतजामी और फिर कैंप में हमला ना होने की शिकायत भी सामने आई थी, आप मुतासर आवाम के लिए फौरी तौर पर क्या इकदाम कर रहे हैं इस हवाले से? इसका तो अपना एक इदारा है, आपको पता है, रिहेबिलिटेशन हमारा जो अपना इदारा है पीडीए में जी, उसके जिम्मे होता है जो भी कुछ है। मेरे इल्म में अब नहीं है इस वक्त, लेकिन जाहिर है गवर्नमेंट जो भी करती है उसके थ्रू करती है। और ये सारे हमारे लोग हैं, चाहे वो बाजौड़ में मुतासर हो रहे हैं, चाहे वो तिरा में हो रहे हैं, चाहे वो दूसरे तीसरे इलाकों में हो रहे हैं, लेकिन चूंकि हम चाहते थे कि दहशत गर्दी भी ख़त्म हो, लेकिन साथ साथ लोग भी ज़्यादा मुतासर ना हो और लोकल लोगों के तावन से हो, लेकिन हुकूमत ने हमारी बात नहीं मानी और उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मुश्किलात होंगी, क्योंकि दहशत गर्दी ख़त्म करना हमारे लिए बड़ा अहम है। इस वक्त जो 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 इल्ज़ामात लग रहे हैं, जो बयानिया बनाया जा रहा है वफाकी हुकूमत की तरफ से सूबे के खिलाफ, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। हम सब देखें, विक्टिम तो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम है और ये हुकूमत है, तो कैसे हम नहीं चाहेंगे कि दहशत गर्दी ख़त्म हो, लेकिन उसके लिए जो तरीक़ाकार है उस पर इख्तिलाफ है। तो उस इख्तिलाफ को आप ये नहीं कह सकते कि आप गद्दार हैं, आप तालिबान के साथ मिले हैं या दहशत गर्दों के साथ मिले हैं या अफगानिस्तान के साथ मिले हैं, इस तरह के ठीक। जो इल्ज़ाम तराशी है। शौकत साहब, मुझे लास्टली ये भी बता खराब दीजिएगा कि में जो पार्लिमानी पार्टी के इजलास हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उस इजलास में दो कारकुनों के दरमियान बदनज़मी का वाक़या देखने में आया। सो आपके ख्याल में क्या पीटीआई के अंदर इस वक्त जो सियासी तकसीम है वो शिद्दत इख्तियार नहीं कर रही है, और ये क्यों बढ़ रही है? इससे तो फिर पार्टी को नुकसान होगा। देखिए, पहली बात तो ये कि बड़ी पार्टी है, बड़े इश्यूज हैं और लीडर जेल के अंदर है, बहुत सारे और कायदीन जेलों में है, तो ये तो मैं हो जाती है। लेकिन वो आपको पता है कि वो सारे टीवी पे आ गए, उन्होंने कहा कि जी हमारी सुलह भी हो गई और एक दूसरे से उन्होंने खुद ही सुलह कर लिया और एक दूसरे से माफी भी मांग ली, बात खत्म। उन्होंने आपस के मामला था, इसमें पार्टी चलिए सर, देखते हैं से मजीद क्या पेशरफ होती है। थैंक यू सो मच, हमारे साथ मौजूद थे और इन डिटेल हम डिस्कशन भी कर रहे थे इस तमाम तर सूरत हाल पर। शौकत यूसुफजई साहब, यहाँ पर लेते हैं शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम आपकी मुलाकात उर्दू अफसाने के एक मुनफरद और जुर्रतमंद तख्लीक़कार से करवा रहे हैं। उनकी शनाख्त एक ऐसे अफसाना निगार के तौर पर कायम है जो समाजी, नफ्सियाती और वजूदी मसाइल को अलामती और तख्लीकी पैराए में बयान करते हैं। वो कहानी को महज वाक़या नहीं बनाते, बल्कि इसे एक जिंदा तजुर्बा बना देते हैं। 1998 की बात की जाए तो जब उन्होंने हल्का अरबाब ज़ौक़ में रावलपिंडी में अपना पहला अफसाना तनकीद के लिए पेश किया, वो अफसाना नावल और सफ़रनामे के साथ साथ टीवी स्क्रिप्ट राइटिंग से भी वाबस्ता रहे हैं। हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं। जी बिल्कुल, ऐसे ही हमारे साथ इम्तियाज़ अहमद कुरैशी साहब मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर जानिएगा। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, आपने पहला अफसाना कब लिखा और इस सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ? बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने इनवाइट किया। पहला अफसाना जो है वो मैंने 13 साल की उम्र में लिखा था और ये बच्चों की कहानी थी, जैसे बच्चे पढ़ते हैं कहानियाँ वगैरह में पढ़ा करता था। लेकिन हल्का अरबाब ज़ौक़ में पहला अफसाना जब मेरा पेश हुआ वो 1998 में तनकीद के लिए पेश हुआ। अच्छा, मुझे सर ये बताइएगा कि जो अदब है वो हमारी ज़िंदगी और मिजाज पर किस तरह से असरअंदाज हो सकता है? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। बिल्कुल
ये जो मुतालिया है, कोई भी किताब है किसी भी मौजू के हवाले से हो, वो आपकी ज़िंदगी में तब्दीली तो लाती है। और अदब जो है वो आपकी ज़िंदगी में आपके ताल्लुकात, लोगों के साथ सलूक, लोगों के साथ बर्ताव और माशरे में किन लोगों के साथ कैसे बर्ताव करना है और पॉजिटिव कैसे रहना है, ये अदब जो है आपकी ज़िंदगी पे असर डालता है। और अदब जो है वो आपकी जज्बात की तस्कीन करता है, आपको ज़िंदगी का ढंग सिखाता है। अच्छा इम्तियाज साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि बहुत से लोगों के अंदर का जो टैलेंट है वो पहचानने में बहुत देर लग जाती है, और मुझे ये बताइएगा कि इम्तियाज साहब आपको कब लगा कि आप लिख सकते हैं और आपके अंदर ये क्वालिटीज़ मौजूद हैं? जी, बड़ा दिलचस्प सवाल किया आपने। शुरू में तो पता नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ये ख्याल आता था, या जब मैं फारिग रहता था तो मुझे लगता कि मैं कोई चीज़ ईजाद करूं या कोई चीज़ ऐसे करूं, कोई नया काम करूं या कोई ऐसी चीज़ करूं जो मुझे करना है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि करना क्या है। एक्चुअली मेरे अंदर वो एक तजस्सुस था, बेचैनी थी, इस्तराब रहता था कि मैं वो क्या चीज़ करूं कि मेरे जज्बात की तस्कीन हो और मेरी रूह को जो है वो सुकून मिले। तो जब किताबें पढ़ता था तो फिर मेरा लिखने को दिल करता था। तो जब मैं मुतालिया कर रहा था तो काफ़ी अरसे के बाद जब मैंने लिखना शुरू किया, तो ये जो मैं अफसाना आपको बता रहा हूँ, ये मेरा ख्याल है 1995 की बात है। अच्छा। कहानियाँ तो मैं लिख रहा था, मज़ामीन भी लिखते थे, लेकिन जब ये कहानी मैंने लिखी, ये अफसाना जो अंधी किताब बहरे पूल, और दोस्तों को सुनाया तो उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा है। तो वहाँ मुझे महसूस हुआ कि यार मैं लिख सकता हूँ। सही। अच्छा, आप पोइट भी हैं, इसके साथ अफसाना निगार भी हैं, लिखने की सलाहियत भी है, जैसे पहले हसनैन ने भी जिक्र किया। तो आपका ज़ाहिर है आप एम्ब्रियोलॉजिस्ट भी हैं, इसके साथ साथ लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, आपका सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव है। कैसा फीडबैक मिलता है लोगों से आपको? देखिए, मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न ज्वाइन किया था 2004 में। सच तो ये के साथ मैं उनकी रिसर्च टीम के साथ रहा, उनके साथ लिंकिंग स्क्रिप्ट लिखता था। राइजिंग पाकिस्तान के लिए, सुबह की नशरियात के लिए मैंने बेपनाह स्क्रिप्ट लिखे। अच्छा। जमशेद फशोरी साहब के साथ मैंने बड़ा उनका प्राइवेट काम किया, ठीक है। अब फिर बाद में वही एक्सपीरियंस मुझे अपना जो चैनल मैंने बनाया था इंतसाब कहानी के नाम से। सोशल मीडिया में आज़ादी है, आप जो चाहें कर सकते हैं, किसी का चाहे इंटरव्यू करें, कोई बात कोई मौजू भी हो वो आप उसके ऊपर कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। जबकि जो मीडिया है इसमें जो है आपकी एक जिम्मेदारी है, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होती है, तो आपको उस जिम्मेदारी को लेके चलना पड़ता है और बड़ी सोच समझ के जो है कोई कंटेंट जो है वो आपको क्रिएट करना पड़ता है। तो ये बड़ा फ़र्क है। सोशल मीडिया में आज़ादी है। बिल्कुल। अच्छा इम्तियाज साहब, मुझे आपने अब मीडिया का जिक्र कर दिया, तो आप पाकिस्तान के पहले यूट्यूबर हैं जिनका नाम BBC रेडियो की वेबसाइट पर दर्ज है। सो ये कैसे मुमकिन हुआ? इसके लिए क्या कुछ करना पड़ता है या कुछ खास क्राइटेरिया होता है इसका? जी, ये सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। बेशक। दरअसल BBC रेडियो को हमारे मुल्क की एक नामवर शायरा हैं, उनकी एक नज़म थी, वो ट्रांसलेशन उनके पास पड़ी हुई थी, लेकिन पाकिस्तान में उनका जो है वो नहीं हो रहा था, राब्ता नहीं हो रहा था। उन्होंने बड़ी वेबसाइट्स पे और उस पे सोशल मीडिया पे उनसे कांटेक्ट किया, वो हुआ नहीं। अच्छा। तो मैंने उनका एक इंटरव्यू किया हुआ था इसी इंतसाब कहानी में बहुत पहले। तो मुझे 2023 में जो है 2022 में उनकी ईमेल आई थी कि हमने आपका ये कंटेंट देखा है, तो हमें इस शायरा का चाहिए। तो उसमें फिर उन्होंने मुझे एक असाइनमेंट दी कि आप इनके साथ हमारा राब्ता करवाएं। अच्छा। तो देखेंगे। तो फिर इस सिलसिले में मैंने उनके साथ जो कोलैबोरेशन की, उनको सारा सिलसिला किया, तो उस पर वो बहुत खुश हुए। तो उन्होंने मुझे 100 पाउंड्स भी भेजे थे, शायरा को भी भेजे, और थैंक्स में उन्होंने जो है अपनी BBC रेडियो की वेबसाइट के ऊपर मेरा और मेरे चैनल का नाम थैंक्स के साथ जो मेंशन किया था। तो बाद में जब मैंने उनसे पूछा कि जी और मुझे लिस्ट चाहिए कि कितने जर्नलिस्ट या राइटर के नाम आपकी वेबसाइट के ऊपर हैं,
ताकि मुझे पता चले। तो उन्होंने कहा जी ये फर्स्ट टाइम है, हमने इससे वाह, पहले वाह, किसी का नाम जबरदस्त रखा ही नहीं, तो achievement, इस वजह से मैं सही। first अच्छा YouTuber इम्तियाज साहब बना। मुझे ये बताएं कि अब चूंकि डिजिटल दौर में हम रह रहे हैं, जैसे जैसे हम देखते हैं टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, एक पुराने ज़माने की शायरी होती थी, ठीक है, जिसको लोग आज भी याद करते हैं और हम भी पढ़ते रहते हैं, और एक अब नए ज़माने की शायरी है, क्या बुनियादी फ़र्क देख रहे हैं? जी बिल्कुल, वक्त के साथ साथ तो फ़र्क तो पड़ता है। देखिए इकबाल जो है, इलामा इकबाल है, उन्होंने अपनी उस वक्त की मुसलमानों की हालात जो थे उसको देख के शायरी की। उनका दिल कुड़ता था, इस्तराब में रहते थे, तो वो फीलिंग्स जो है उन्होंने वो तड़प जो थी वो उनके शायरी में आई कि मुसलमानों के हालात बेहतर नहीं है तो इनको होना चाहिए। तो उनके अंदर से जो वो दुख था, हाँ, वो जो हमदर्दी थी, वो जो सुजू थी, वो बाहर आई। तो हर माशरे में हर वक्त के साथ साथ जो है मौज़ूआत भी चेंज होते हैं, हालात भी। जब देखें हालात चेंज होंगे, पोलिटिकल, माशरत के, हालात, सोशो जज्बात, पोलिटिकल आपके वाक़यात हालात सब चेंज ऐसे ही होते हैं, तो आपकी सोच भी बदलती है, आपका मिजाज भी चेंज होता है, वैल्यूज़ भी चेंज होती हैं, और फिर आप उसी को, जो कि अदब जो है वो माशरे का आकाश है। True. तो जो चीज़ आप देखेंगे, जो ऑब्ज़र्व करेंगे, वही आपके मीडिया में भी आता है, वही आपके अदब में भी आता है। तो आज के जो नौजवान लिख रहे हैं वो आज की एरा के जो चेंजिंग्स हैं उस हिसाब से अपनी ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, अपने मुशाहिदात को अदब में पिरो रहे हैं। जबकि उस ज़माने में और तरह का माशरा था, और तरह का मिजाज था, कल्चर और था। अब तो कल्चर भी चेंज हो गया। तो अभी भी जो लोग लिख रहे हैं, हाँ ये है कि सोशल मीडिया की वजह से ना ज़रा सा मैं कह सकता हूँ कि मेयार थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा मयार पे थोड़ा सा कम्प्रोमाइज हुआ, कमज़ोर थोड़ा सा हो वो गिर। आप ठीक है ना सर, लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि आपके जो पसंदीदा शायर हैं वो कौन हैं, और अगर आप उनके एक दो अशार मुझे गज़ल को और हमारे नाजरीन को सुना देंगे तो वो भी बड़ा अच्छा हो जाएगा। हाँ, देखिए जी, सब ही अच्छा कहते हैं। मेरी जो नसर में जो बहुत अच्छी जो जिस किताब को मैं ग्रेड करता हूँ नंबर 1 पे, वो मेरा दागिस्तान है। ये रसूल हमजा तोफ की है, बहुत कमाल किताब है वो। अच्छा, वो ट्रांसलेशन है, वो नैयर अब्बास ने उसकी ट्रांसलेशन की, तो वो कमाल ट्रांसलेशन की हुई है। सही। और वैसे शायरी जो है वो गालिब मीर हो गए, और हमारे सर के अहमद फराज है, इफ्तिखार आरिफ साहब हैं, इनको जो है हम पसंद करते हैं। और नसर में जो है वो मुझे मुस्तहसन तार जो सर है, कुछ शेर जल्दी से उनकी सुना दें, जो चूंकि है हमारे पास थोड़ी सी अफसाने वक्त जो की है। कमी है। वैसे मैं आपस की बात बताऊं कि मेरे एक दोस्त हैं, उनका एक शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोग कहेंगे जी, कि जी। यार ये, लेकिन इरशाद, क्योंकि आपने इरशाद, पसंद की बात इरशाद। की है, तो एक तवाज़न था ज़रूरी एक तवाज़ुन था मुझको ज़रूरी, अपनी ज़ात में, मुझको अपनी ज़ात, एक तवाज़न था ज़रूरी मुझको अपनी मुझको ज़ात में। अपनी ज़ात में, देर तक हंसता रहा मैं देर तक रोने के बाद, देर तक हंसता देर रहा तक मैं हंसता देर रहा तक रोने। मैं देर तक रोने के बाद। क्या ये बात है फख्र इम्तियाज साहब, शनास मैं हमारे समझता हूँ कि दोस्त इसी पे हम इख्तिताम करते हैं। देर तक हंसता रहा मैं तक रोने के बाद। इम्तियाज अहमद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ख़वातीन वज़ात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख़वातीन वज़ात। अब हम बात करेंगे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की, यानी वो जगहें जहाँ टूटी हुई ज़िंदगियों को दोबारा से संभाला जाता है। मनशियात की लत हो या फिर जहनी दबाव, डिप्रेशन हो या फिर कोई नफ्सियाती मसला, रिहैब सेंटर सिर्फ इलाज नहीं फराम करते बल्कि मरीज़ को एक नई शुरुआत देते हैं। यहाँ डॉक्टर्स, माहिर नफ्सियात और काउंसलर्स की मदद से बहाली का एक ऐसा निज़ाम होता है जो फ़र्द को दोबारा खुद एतमादी के साथ नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस लाता है। सवाल यह है कि क्या हमारा मुआशरा रिहैब को शर्मिंदगी समझता है या फिर इलाज और बेहतर होने की उम्मीद। आज हम इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू बिल्कुल करेंगे। जी, आप सही कह रहे हैं। और डॉक्टर फजल वाहिद साहब ने हमें ज्वाइन स्टूडियो, सीईओ हैं आप लाइफलाइन के। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। हम यहीं से शुरू करते हैं। मेरे ख्याल में सब लोग ये चीज़, जैसे हसनैन ने बड़ा अच्छे से क्लियर किया कि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में मकसद क्या होता है, ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन मैं आपसे यहाँ से सवाल करना चाहूँगी कि वो कौन सा ऐसा स्टेज आता है, वो कौन सा ऐसे क्रिटिकल स्टेज होता है, फेज़ होता है, जहाँ पर पेशेंट को सबसे ज़्यादा नीड और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। I think functional impairment,
फंक्शनल इम्पेयरमेंट ये होता है कि जब आपकी ज़िंदगी जो है वो ड्रग्स की वजह से या किसी भी साइकाइट्रिक इशू की वजह से मुतासर हो जाती है। जब आपकी प्रोडक्टिविटी अरेस्ट हो जाती है, जब आपके रिश्ते उससे मुतासर होने लगते हैं, जब आपकी सेहत मुतासर होने लगती है और वो जो मसला दरपेश होता है वो मरीज़ों से ख़ुद से हैंडल नहीं हो रहा होता, ना ही फैमिली को समझ आ रही होती है कि हमें इस स्टेज पे क्या करना चाहिए। तो आई थिंक दैट इज़ द हाई टाइम कि हमें फिर प्रोफेशनल हेल्प लेने की ज़रूरत होती है और हमें रिहेबिलिटेशन सेंटर से या जो भी उससे मुतल्लिका प्रोफेशनल होता है उससे रब्ता करने की ज़रूरत होती है। अच्छा, जिस तरह मैंने डॉक्टर साहब अपने इंट्रो में बताया कि हम रिहैब करवाना या फिर रिहैब सेंटर में जाना अपनी एक तौहीन समझते हैं, इसमें हमें शर्मिंदगी होती है। सो आप तो माशाल्लाह से इसी सेटअप में हैं और यही तमाम तर चीज़ें आप अरसा दराज से देखते आ रहे हैं। इसमें क्या कमी हुई है या फिल वक्त भी हमें बड़ी शर्मिंदगी होती है कि हम रिहैब सेंटर में जा रहे हैं? शर्मिंदगी इतनी ज़्यादा है कि एवरेज पे फैमिलीज़ को तकरीबन 7 साल लग जाते हैं किसी भी रिहैब को अप्रोच करने में, और ये 7 साल वो इस शर्मिंदगी की वजह से बजाय कि वो प्रोफेशनल हेल्प सीख करें वो घरेलू टोटके आजमाते हैं। वो अपने तरीके से इन मसाइल को हैंडल करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उसमें बुरी तरह नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जिसमें सिर्फ प्रोफेशनल हेल्प से ही हमें कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो स्टिग्मा एक बहुत बड़ा इशू है, आज भी एक हर्डल है। लोग सीख नहीं करते ट्रीटमेंट, ना मेंटल हेल्थ के लिए वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, ना ही वो रिहेबिलिटेशन सेंटर से इस स्टिग्मा की वजह से, इस बदनामी की वजह से अप्रोच करते हैं। तो अब कुछ बेहतरी तो डेफिनेटली आ रही है। जैसे आज भी हम यहाँ पे बैठ के इस बारे में बात कर रहे हैं तो मीडिया पे जो अवेयरनेस का एक सिलसिला चल पड़ा है, इस वजह से स्टिग्मा में काफ़ी जो है कमी आ रही है। साथ ही साथ चूँकि सोशल मीडिया के ज़रिए और फैमिलीज़ चूँकि अब पढ़ाई लिखाई का रुझान ज़्यादा हो गया तो अब अल्हम्दुलिल्लाह कमी आ रही है, लेकिन इतनी कोई सिग्निफिकेंट कमी नहीं आई जिसमें हम कह सकें कि स्टिग्मा का मसला जो है वो अभी हल अच्छा हो गया। डॉक्टर साहब, अभी आपने बात की ना घरेलू टोटकों के हवाले से। एक इंसान है जो कि जिसको एडिक्शन है, एक इंसान है जो कि किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है, तो दोनों की जो ट्रीटमेंट अप्रोच है वो किस तरह से डिफरेंट होगी? बिल्कुल डिफरेंट होता है। जब भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो सबसे पहले एक टीम जो है उनकी पूरी हिस्ट्री लेकर डायग्नोसिस करती है कि इशू क्या है। उसके बाद उनका ट्रीटमेंट जो है वो फार्मूलेट होता है, और ट्रीटमेंट फार्मूलेशन में पेशेंट की जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, उसकी जो हिस्ट्री है, फैमिली का जो डायनामिक्स हैं, बीमारी के क्या स्टेजेस हैं और क्या सिम्टम्स हैं, इन तमाम चीज़ों को जहन में रख कर फिर उनका जो ट्रीटमेंट है वो फार्मूलेट किया जाता है। और ये हमेशा टेलर्ड होता है, इंडिविजुअली टेलर्ड होता है। वन साइज डजंट फिट ऑल वाला फार्मूला यहाँ नहीं चलता कि एक ही इलाज है और उससे सबका, जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पेशली साइकाइट्रिक इश्यूज़ जो होते हैं वो बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। उसमें हमने देखना होता है कि चाइल्डहुड क्या एक्सपीरियंसेस हैं, इनके ट्रॉमास कितने, इनके किस तरह के ट्रॉमास से ये बच्चा या बंदा गुजरा है, फैमिली का स्ट्रक्चर और डायनामिक्स क्या हैं। तो इन तमाम चीज़ों को जहन में रखकर फिर उनका ट्रीटमेंट जो है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अब थोड़ा सा अगर हल की बात कर ली जाए, आपने स्टिग्मा की बात की, वो ख़त्म नहीं हो रहा, इसके अलावा अगर एडिक्शन की बात की जाए या फिर ट्रॉमा की बात जिस तरह से गज़ल ने की, या फिर आप डिप्रेशन की बात कर लें, बाज़ लोग तो इतना डिप्रेस हो जाते हैं कि वो उनकी ज़िंदगी से उनको हाथ धोना पड़ता है। तो ये तमाम तर चीज़ें हम किस तरह से इससे अवेयर हो सकते हैं और इसके एकदम जब ये हमारे ऊपर इफेक्ट आए तो हम रिहैब की तरफ जाएं या फिर अपने डॉक्टर की तरफ कंसल्ट करें? देखें, इसके अप्रोचेस तो मल्टीपल एस्पेक्ट से हमें करना पड़ेगा। एक तो जैसे हमने मीडिया की बात की, उसके बाद स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उस लेवल पे अवेयरनेस कैंपेन्स हों। और फैमिली सबसे ज़्यादा, देखें द फर्स्ट कांटेक्ट तो फैमिली होती है। फैमिली को अगर पता हो अलामात का, उनको अगर ये पता हो कि हमने किन सिम्टम्स को अपने ट्रेडिशनल विजडम या कन्वेंशनल विजडम से हल करना है और कौन से अलामात आएँ तो फिर हम अपने कन्वेंशनल विजडम की बजाय प्रोफेशनल हेल्प सीख करें। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले अलामात जो है, अलामात की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए फैमिली को कि ड्रग एडिक्शन के क्या अलामात हैं और साइकाइट्रिक इश्यूज़ के क्या अलामात हैं। नेचुरल जो ह्यूमन रिस्पॉन्सेज होते हैं वो तो सबके होते हैं, कभी कभार हमारा मूड लो भी होता है, कभी हाई भी होता है, लेकिन जब एक ख़ास लाइन को क्रॉस किया जाता है या उसमें कंसिस्टेंसी आती है, परसिस्टेंट होता है एक बिहेवियर, वो डिप्रेशन हो या मैनिया हो या वो ड्रग एडिक्शन हो, तो उस सूरत में आई थिंक फैमिली के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है कि हमें सिम्टम्स का पता हो कि ड्रग एडिक्शन के क्या सिम्टम्स हैं, एंग्जाइटी
एंजाइटी के क्या सिम्टम्स हैं, डिप्रेशन के क्या सिम्टम्स हैं, और सुसाइडल अगर आइडिएशन है तो उसके क्या सिम्टम्स हैं। हर 40 सेकंड बाद एक बंदा अपनी जान ले रहा है। जब से हम बात कर रहे हैं 2-3 लोग सुसाइड कर चुके हैं इस दौरान। ज़्यादा टाइम हो गया सर। हाँ जी, ज़्यादा टाइम हो गया। तो एक्चुअली इन सिम्टम्स का नहीं पता होता। हम उसको कहते हैं जी शायद इसको किसी की नज़र लग गई है, या फिर ये चूँकि एडल्टहुड में जा रहा है, एडोलेसेंस में जा रहा है, उस वजह से हो रहा है। कभी किसी को लगता है ये नौकरी ना होने की वजह से, लेकिन अलामात बड़े वाजे होते हैं, लेकिन हम इग्नोर कर रहे होते हैं। और हम तब उस पर कुछ करते हैं जब कोई हादसा होता है, या फिर जब बीमारी काफ़ी प्रोग्रेस कर चुकी होती है, और फिर लॉस जो है वो इरिवर्सिबल हो चुका होता है। तो अलामात साहब, ये अलामात के हवाले से तो आपने बात की। अभी पाकिस्तान में जितने भी रिहैब सेंटर्स हैं, जिनमें यकीनी तौर पर आप भी काम कर रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, क्या चैलेंजेस आपको इस वक्त हैं जो आप फेस कर रहे हैं, और आपको लगता है कि हमारे जो सेंटर्स हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं? ये बड़ा अहम सवाल है। देखें, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ तो हैं पाकिस्तान में, लेकिन डेफिनेटली स्टैंडर्ड्स मीट शायद नहीं हो रहे, क्योंकि अगर हम तादाद को देखें तो इस मसले में दिन ब दिन जो है तादाद में इजाफा होता जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम हमसे कंटेन तो नहीं हो पा रहा। तो स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत है। आई थिंक रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को इस पे काम करना चाहिए कि तमाम रिहैब्स जो हैं पाकिस्तान में वो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को वो फॉलो करें। उनकी रेगुलेशन जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। पहली ही बड़ा स्टिग्मा है, पहली ही जो है बदनाम है ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा। तो आई थिंक हम मज़ीद मैल प्रैक्टिसेस को अफोर्ड नहीं कर सकते, और इसको बेहतर बनाने के लिए आई थिंक 2 स्टेजेस पे काम हो सकता है। नंबर 1, जो हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो रेगुलेट करते हैं, उनको भी काम अच्छा करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम फैमिलीज़ को और जो क्लाइंट्स हैं उनको भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें किसी भी रिहैब में या किसी भी मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी हैं और परखनी हैं, ये फैसला करने से पहले कि हमें यहाँ इलाज करवाना है कि नहीं। तो ये दोनों आई थिंक अगर पैरेलल चलेंगे तो तभी प्रेशर होगा और स्टैंडर्ड्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली फिर मीट होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एवरीथिंग स्टार्ट्स व्हेन वी टॉक टू समवन, व्हेन वी लिसन टू समवन। मतलब आपने अभी इंस्टीट्यूशंस की तो बात कर ली, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल पे, इंस्टीट्यूशंस के लेवल पे हमें किस तरह की आगाही देनी चाहिए लोगों को कि लोग पहले से ही मालूम हो उनको कि हमारे साथ अगर ये इस तरह का प्रॉब्लम है या हमारी फैमिली के अंदर इस तरह का प्रॉब्लम है तो हमें डायरेक्टली अपने डॉक्टर के साथ या फिर रिहैब सेंटर को कंसल्ट करना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमें सबसे पहले तो लाइन ड्रॉ करनी होगी कि नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं। कोई उदास हो सकता है, इट्स परफेक्टली फाइन। खुश भी हम हो सकते हैं, उदास भी हो सकते हैं, लेकिन कब जो है हमें अप्रोच करना चाहिए, जब वो रवैया कोई भी हो, वो डिप्रेशन हो, वो एंजाइटी हो, वो परसिस्टेंट हो, वो कंसिस्टेंसी हो उसके अंदर। नंबर 1। नंबर 2, हम ये देखें कि क्या उससे उस बंदे की ज़िंदगी मुतासिर हो रही है। अगर उसकी ज़िंदगी मुतासिर हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर कामकाज पे फ़र्क पड़ रहा है, वो जॉब पे नहीं जा पा रहा, स्टडीज़ में उसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो रही है, या बिज़नेस में लॉस हो रहा है उसकी वजह से, उसके रिलेशनशिप उसकी वजह से मुतासिर हो रहे हैं, उसकी सेहत मुतासिर हो रही है, उसकी रूटीन जो है स्लीप वेक साइकिल फॉर एग्जांपल मुतासिर हो रहा है, वो रात को जागते हैं, दिन में सोते हैं, वर्क रेस्ट साइकिल उनका मुतासिर है, उनके रवैये जो है वो मुतासिर हो रहे हैं, यानी वो आइसोलेशन में जा रहे हैं, या वो चिड़चिड़ापन उनके अंदर बहुत ज़्यादा आ रहा है, या वो डिसमिसिव एटीट्यूड है। ये सिम्टम्स हैं सारे, ये सारे सिम्टम्स हैं। देखें, ये सिम्टम्स हैं, हमें अलर्ट होना चाहिए। जब भी हमें किसी अपने लव्ड वन में ये सिम्टम्स नज़र आ जाएं तो हमें फ़ौरन अलर्ट होना चाहिए, और हमें सबसे पहले किसी प्रोफेशनल से रब्ता नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमें बैठकर उस बंदे से बात करनी चाहिए। ठीक है, हम उनके साथ बात करें कि हम ये चीज़ जो है काफ़ी दिनों से नोट कर रहे हैं, तो यू कैन ट्रस्ट अस, आप हमसे बात करें, और हम हेल्प करना चाहते हैं, हम जज नहीं करेंगे आपको। तो आई थिंक अगर हम एक सेफ स्पेस दें और डायलॉग्स को, बातचीत को हम हिस्सा बनाएं अपने रूटीन का, घर में ये हम एक रिवाज डाल दें बातचीत का। अनफॉर्चुनेटली दौर ऐसा आ गया कि घर में सबके छोटे छोटे अपने जजीरे हैं, और पूरी दुनिया से हम कांटेक्ट में होते हैं ना, ये सामने वाले के साथ नहीं होते। जी, पूरी दुनिया से हम कांटेक्ट में होते हैं, लेकिन घर में नहीं पता होता कि कोई क्या कर रहा है। बिल्कुल सही। तो
ये हमें थोड़ा सा अपने घर के जो ट्रेडिशंस हैं माहौल को को भी चेंज थोड़ा- करना माहौल होगा। चेंज करना बिल्कुल जी। डॉक्टर फजल वाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन डिटेल हम डिस्कशन कर रहे थे किस तरह से हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि स्टेप्स आप अपने घर से लेंगे या फिर आप खुद लेंगे तब भी चीज़ें बेहतर होंगी, फिर बाकी स्टेजेस तो बाद में आ जाते हैं। तो ये इन डिटेल डिस्कशन थी हमारी तमाम सूरत हाल के ऊपर। यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, आपका फेवरेट सेगमेंट भी रेडी है, उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब आपका फेवरेट सेगमेंट आ चुका है, गज़ल आपको बता चुकी थी। एस्ट्रोलॉजी के हवाले से बात करेंगे और नन अदर देन दाऊद जी हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि हम दाऊद जी की जानिब जाएं, नंबर्स आप नोट कर लीजिएगा 051-890-1008, दूसरा नंबर है 051-890-1007। वक्त कम है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं आपने स्टार्स का इंतजार बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको बीच में सवाल करना है तो दाऊद जी से जरूर कीजिएगा। दाऊद जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन। सुबह की सोच का आप हिस्सा बने, स्टार्टिंग विद स्टार्स। सबसे पहले आपका शुक्रिया। स्टार की एनर्जी हम देखेंगे, 12 ज़ोडिक साइन की डायरेक्ट रीडिंग के ऊपर बात करेंगे आज। तो सबसे पहले बात करते हैं एरीज बुर्ज हमल वालों का इस वीक का कार्ड ऑफ द वीक। एरीज बुर्ज हमल वाले इस वीक में राब्ते, कम्युनिकेशन बहुत जबरदस्त है। ये वीक आप लोगों के लिए एक गेम चेंज प्लान हो सकता है। आपके मामलात में एक जबरदस्त किस्म की एनर्जी नजर आती है। एरीज वालों के जॉब और बिजनेस की बात करूं तो ओवर थिंकिंग से बचना है, और अगर आपकी मोहब्बत से मुतल्लिका बात करूं तो मोहब्बत में प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है बुर्जसौर। बुर्जसौर वालों के इस वीक में कार्ड ऑफ वीक की बात करूं तो काम काफी ज्यादा है, सुस्ती और काहली से जरूर बचिएगा, उससे आपके कामों में मदद आएगी। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो क्लैरिटी मिल जाएगी, और मोहब्बत की बात करूं तो बुर्जसौर ख्वाहिशें पूरी होंगी इस वीक में। नेक्स्ट है जनाब मेरे पास बुर्ज 14। बुर्ज 14 वालों का कार्ड ऑफ द वीक की बात करूं, अपॉर्चुनिटीज हैं, कामयाबी है और बड़े फैसले हैं। व्हाइट कलर आपको सूट करेगा। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो अंधा एतमाद नहीं करना। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में वो लोग जो कि आपको चीट कर रहे हैं वो कि आपके सामने आ जाएंगे, इसलिए उनसे बचना है। और उनका बचने के लिए अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम का विर्द भी रखिएगा। कैंसर वालों वीक में कार्ड ऑफ द वीक स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले हैं, डायरेक्ट रीडिंग है और अपॉर्चुनिटीज है। जॉब और बिजनेस बेहतरीन एनर्जी है, कामयाबी है। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में बैलेंस कर रहे हैं, और पढ़ने के लिए या रहमान राहिमीन का विर्द आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। लियो वालों का इस वीक में कार्ड ऑफ द वीक डबल माइंडेड है किसी बात को लेकर, और थोड़ा सा कंफ्यूज भी हैं। जॉब और बिजनेस में ख्वाहिशें पूरी होंगी, पैसे आएंगे। और मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में एहतियात करिएगा, और पढ़ने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का खुला विर्द आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। विर्गो वालों का कार्ड ऑफ द वीक, पैसों से मुतल्लिका कुछ चीजें क्लियर होना है। ओवरऑल बहुत सी चीजों में पॉजिटिविटी है। जॉब और बिजनेस में तो फैसला बिल्कुल कर सकते हैं, और मोहब्बत में लड़ाई झगड़ा और फजूल बहस से बचना है। और औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। लिब्रा कार्ड ऑफ लिब्रा के ऊपर जाने से पहले हम बात कर लेते हैं, हफ्सा हमारे साथ मौजूद हैं, टोबा टेक सिंह थे। जी हफ्सा, अपना सवाल कीजिए। जी मैंने ये पूछना था कि मेरी ना मंगनी हुई है, उसका नाम है रिजवान, तो क्या ये रिश्ता मेरे लिए बेहतर रहेगा? मेरा नाम हफ्सा है और उसका नाम, लड़के का नाम रिजवान है। रिजवान और हफ्सा, ठीक है, अभी पूछ लेते हैं। जी दाऊद, आपकी मंगनी बिल्कुल हुई है। सेकंड कार्ड की एनर्जी से रिश्ता बेहतर है, और थर्ड कार्ड की एनर्जी अभी चीजें सॉर्ट आउट होना बाकी हैं। अभी आप डबल माइंडेड हैं, करें कि ना करें, लेकिन अपने वालिदैन की बातों को अहमियत दें, और जो वो कहें बिल्कुल निकाह होगा, मंगनी होगी। लेकिन इसकी रुकावटें दूर करने के लिए आयत करीमा का विर्द करें, 100 टाइम रोजाना पढ़ें, ताकि आपके रिश्ते की रुकावटें दूर हों। ऑलरेडी रिश्ता बेहतर है, लेकिन आप लोगों के रुकावटें जो हैं वो रिश्तों से मुतल्लिका प्रॉब्लम पैदा करती हैं। तो पढ़ें, अल्लाह को याद करें, इंशाल्लाह आसानियां होंगी। सही। बैक टू स्टार सर। जनाब लिब्रा वालों की इस वीक में कार्ड ऑफ द वीक की बात करें तो मायूसी और उदासी से निकल पाएंगे आप बिल्कुल। और जॉब और बिजनेस की बात करूं तो कुछ नया शुरू कर सकते हैं। और मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में थोड़ी सी एहतियात करिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का विर्द रखिएगा लिब्रा वाले। नेक्स्ट है जनाब स्कॉर्पियो वालों का इस वीक में कार्ड ऑफ द वीक की बात करूं तो स्कॉर्पियो वाले कुछ मामलाती मुतल्लिका नेगेटिविटी का शिकार हैं।
अगर मैं बात करूं जॉब और बिजनेस, तो कैरियर वाइज बहुत अच्छी ऑप्शंस आ रही हैं इस वीक में। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और पढ़ने के लिए सूरह इखलास का विर्द आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। नेक्स्ट है जनाब सेजिटेरियस वालों के इस वीक में कार्ड ऑफ द वीक चेंज। आप इस वीक में एक चेंज देखेंगे। ये चेंज किस हवाले से? आपके कामों से हवाले से, आपके घर के हवाले से एनर्जी चेंज हो रही है। जॉब और बिजनेस बेहतरीन एनर्जी है, आप कैरियर में अच्छी एनर्जी को फील करेंगे इस वीक में, और मोहब्बत में थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। और पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए आयतर कुर्सी आपकी एनर्जी को बहुत अच्छा बूस्ट करेगी, पानी दम करके जरूर पी लीजिएगा। कैप्रिकॉन वालों की इस वीक में एनर्जी, कैप्रिकॉन अपॉर्चुनिटीज हैं, कामयाबी है, मदद है, नुसरत है, बड़े फैसले हैं। जॉब और बिजनेस की बात करूं, कैप्रिकॉन बेहतरीन एनर्जी है। आप अपने कैरियर वाइज इस वीक में चेंज लेकर आएंगे। ये चेंज आपके कामों में आपके लिए आने वाले वक्त में एक मददगार साबित हो सकता है। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में भी कैप्रिकॉन वाले इस वीक में कामयाब नजर आते हैं, ऑप्शन के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। एक्वेरियस वालों की इस वीक में कार्ड ऑफ द वीक की बात करूं तो कुछ चीजों से मुतल्लिक कंफ्यूज है, डिस्टर्ब है, नेगेटिविटी है। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो खुशियां हैं, कामयाबी हैं, बरकत है। आपके कैरियर में पैसे की अच्छी एनर्जी है इस वीक में। और मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले आपकी एनर्जी को बूस्ट करेंगे, और पढ़ने के लिए जल जलाल वाली कराम का विर्द आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। और जनाब बात करें पाइसेस बुर्ज हौत इस वीक की एनर्जी, कामों में पॉजिटिविटी है, चेंज है आपके घर में, आपकी को बहुत फोकियत हासिल होएगी। जॉब और बिजनेस में काम कर रहे हैं और ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। और मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में कहीं ना कहीं डिसार्ट नजर आते हैं। इसलिए अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए सूरह कौसर 21 मरतबा रोजाना आपकी एनर्जी को बेहतर कर देगा, तो ये पढ़िएगा और ज्यादा फायदे उठाइएगा। ठीक हो गया दाऊद जी, मुझे जल्दी से ये भी बता दीजिएगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जा रही है या नहीं? पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्या वर्ल्ड कप जाएगी? तो 3 कार्ड की एनर्जी से देखते हैं पाकिस्तान टीम क्या वर्ल्ड कप जाएगी। तो ऑप्शन अभी भी मौजूद है पाकिस्तान के पास जाने के लिए। सेकंड कार्ड की एनर्जी बिल्कुल चांस है जाने के। थर्ड कार्ड की एनर्जी अचानक कोई ऐसा फैसला हो सकता है, डेथ है, यानी कि इन्होंने एक ऑप्शन रखी हुई है। ये डेथ कार्ड क्यों है कि जाना है कि नहीं पाकिस्तान टीम ने, तो नहीं प्रॉब्लम आएगी बिल्कुल। एक कॉलर है दाऊद जी हमारे साथ, महनाज अपना सवाल कीजिएगा। जी सवाल मेरा ये है कि डिवोर्स हो चुकी है और एक बच्ची भी है मेरी 1 साल की, तो मैं क्या करूं, आगे शादी कर लूं या क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मामला कैसे रहेंगे मेरे। ठीक है जी दाऊद जी। अच्छा, बिल्कुल आपको शादी करनी चाहिए। आप की अच्छी एनर्जी है शादी से मुतल्लिका, और आपको रिश्ता आ भी रहा है। अलबत्ता आप शादी से मुतल्लिका जो रुकावटें हैं उनको दूर करने के लिए आप आयतल कुर्सी 41 टाइम पढ़ें और पानी में 2-3 मरतबा नमक डाल के नहाएं, ताकि जो नेगेटिविटी है, जो आपको सोचें आती हैं रिश्ता ना होने की, वो खत्म हो जाए। ठीक हो गया। उसामा कामरान साहब हमारे साथ मुल्तान से मौजूद है। जी उसामा, सवाल कीजिएगा। जी सर, मेरा दाऊद सर से क्वेश्चन है। मेरी लास्ट टाइम उनसे बात हुई थी तो उन्होंने मुझे वजीफा बताया था। उन्होंने कहा था स्पिरिचुअल आप ये करें तो आपकी बेहतरी आएगी। तो उन्हीं से मेरा क्वेश्चन है कि सर वो अगर मजीद कुछ बताएं। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 अक्टूबर 2003। जो उसामा हमारे साथ उसामा सही है, आपकी तबीयत में हल्कापन आया, बेहतरी आई, आप फील कर रहे हैं। मैं मजीद आपको एक अमल बता देता हूँ, आपने अमल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। ये तीनों आयतें ऐसे ही पढ़नी है हर वक्त मतलब ये कि रोजाना 119 मरतबा। और ये आपने 21 दिन का अमल करना है अपने कैरियर के लिए, अपने आने वाले वक्त के लिए, बेहतरी के लिए। बिस्मिल्लाह के साथ आयत करीमा और हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर मिला के, और बेहतरी आई। आपने वजीफा किया है, तबीयत में शाज और चीजें खुलना शुरू हुई हैं, बहुत अच्छी एनर्जी हुई है। ठीक हो गया दाऊद जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। दाऊद जी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि सुबह की सोच में आपके सवालों का जवाब भी और सितारों की एनर्जी भी आपको बता रहे थे। आज की सुबह की सोच से इतना ही, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे, गजल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।